हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। इसमें सभी सूत्र याद होना जरूरी है गणित का, जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सभी सूत्र, हर एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट सूत्र है और जो मेन मेन पॉइंट है जिससे हम हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वो सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को इस वीडियो से ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं। वास्तविक संख्या पहले देख लेते हैं। नियमित नियम के अनुसार से चलेंगे, पहले से शुरू से अंत तक चलेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पहले वास्तविक संख्या में क्या क्या जरूरी होता है। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या, पाई क्या है, दो प्रमेय और प्रमेय संख्या के बीच कितने अप्रमेय और अप्रमेय संख्या होगी, दो सम संख्या का जो दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो क्रमांक सम संख्या का मसा क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग को जानना है। तो एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जब भी पूछा जाए कि वास्तविक संख्या, पहले तो वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। जब भी पूछा जाए कि वास्तविक संख्या क्या है, अगर कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या पढ़ा है, वास्तविक संख्या पढ़ाई हुआ है, तो वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या मिला है वही वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हमारा क्लियर हो गया, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। उसके बाद सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं वो जान लीजिए। जिसका जोड़ा हो वो सम संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 4 6, यानी कि दो भाग में सीधा सीधा बंटने वाला हो। दो को बांटेंगे एक एक, चार को बांटेंगे दो दो, तीन को नहीं बांट सकते सीधा सीधा, तो तीन सम संख्या नहीं होगा। इस तरह से आप समझ लीजिए कि जिसका सीधा सीधा दो भाग में हम बांट सकते हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं। आसान तरीका से, हमको किसी को सुनाना नहीं, अपने एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसमें हमको खुद समझना है, ठीक है। और ये जीवन भर याद रहने वाला ट्रिक है, जीवन भर याद रहेगा। जिसका जोड़ा हो क्या हो, सम संख्या। जिसका जोड़ा न हो विषम संख्या। जिसका जोड़ा न हो जिसका जोड़ा न हो वो हो जाएगा क्या, विषम संख्या। विषम संख्या किसका कहते हैं, जिसका जोड़ा न हो, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9, ये सब का आधा नहीं ना हो सकता है, जोड़ा होगा नहीं ना होगा, दो को नहीं बांट सकता है एक में। जैसे दो एप्पल रहेगा तभी तो एक एक बांट सकते हैं। एक को तो सीधा मतलब एक एक दोनों को नहीं मिल सकता है ना, कट काट करके देना पड़ेगा ना। तो काटना नहीं, सीधा सीधा जो बट जा सके उसे सम संख्या कहते हैं। जो न बट सके उसे विषम संख्या। प्रकृत संख्या एक से शुरू होता है, एक से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। प्रकृत देखिए, अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि एक से प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक हमारा जो है प्राकृतिक, उसमें एक से ही गिनती है, ठीक है। और जीरो का आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से याद करने का ट्रिक है, इसमें कुछ ये वो नहीं समझना है, सिर्फ याद करना है। एक से जो स्टार्ट होगा वो प्राकृतिक में क्या था, तो एक से था। अच्छा, जीरो का तो आविष्कार हुआ था। अच्छा हाँ, तब ना पूर्ण हो गया। अच्छा हाँ, ऐसे करके जो याद करना है कि एक से अनंत तक की संख्या क्या हो जाएगा, एक से अनंत तक। एक से अनंत तक की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, तो इसी में जीरो लगा देंगे। बोले ना, जीरो का आविष्कार हुआ तब जाके पता चला कि जीरो के बिना ये पूर्ण नहीं था। 10 लिखते कैसे, 20 कैसे लिखते, 1 लाख कैसे लिखते, 20 लाख कैसे लिखते। तो जा करके जीरो जब बना तो वो जीरो भी, हाँ, जीरो आकर के हमारा जो संख्या है, गिनती है, गिनती की संख्या, उसको पूरा कर दिया। तो पूर्ण संख्या, पूरा यानी पूर्ण कर दिया। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए, एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से, यानी दो से ज्यादा से कटे, दो से ज्यादा से कटे, दो से ज्यादा से कटे, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी दो गो से ज़्यादा है, एक से और अपने आप से सब संख्या करता है, ठीक है। दो कटे एक और दो दोनों से करता है। तीन, एक तीन से करता है, दो से नहीं करता है। यानी कि एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे। यानी कि चार जैसे ले लीजिए, तो एक से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी हमारा चार ही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अभाज्य संख्या जैसे पूछे तो दो से ही कटे, दो गो से, दो गो लगा दीजिए यहाँ पे, तब नहीं याद रहेगा। दो गो से ही कटे, ही कटे, उसे उसे क्या कहेंगे, दो गो से ही कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। दो गो से ज्यादा से कटे उसे भाज्य संख्या। और रोक रहा है, ठीक है, दो गो से ज्यादा से कटने से रोक रहा है, यानी कि दुइये गो से कटेगा वो अभाज्य संख्या, दो गो से ज्यादा से कटेगा वो भाज्य संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग सब आदमी जानते हैं, पी बटा क्यू के रूप में जो लिखा रहता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। पी बाई क्यू के रूप में जो लिखा रहता है उसे परमेय संख्या। जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं हो, जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं हो, ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहे, यानी क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि क्यू के जगह पे एक है, नीचे एक है। किसी भी संख्या अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसके नीचे एक लगा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही रह जाता है। में संख्या जिसका सीधा सीधा रूट से बाहर नहीं निकले, जिसका सीधा सीधा वर्गमूल ना निकले, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट तीन, इसका सीधा सीधा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। सीधा सीधा वर्गमूल ना निकले उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पूछा जाए कि रूट 16 अपर में है या अपर में, तो आप 16 को तो निकाल ही सकते हैं ना, 16 को निकाल सकते हैं, 4 के रूप में निकाल सकते हैं बाहर, सीधे 4, ये परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये परमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या हमारा क्या होगा, जिसका सीधा सीधा रूट न निकले, रूट से बाहर न निकले, उसे अपरमेय संख्या, यानी वर्गमूल जिसका सीधा सीधा न निकले उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7 जो है, पाई का मान 22/7 परमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 जो है वो परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। पाई का मान कुछ 3.14 कुछ कहाँ तक गया है, पूरा अभी नहीं निकल पाया है, तो उतना ही है, लेकिन हम लोग अक्सर 22/7 यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, दो परमेय या दो अपरमेय संख्या के बीच कितने परमेय और अपरमेय संख्या होगी, तो ये अनगिनत होगी, क्या होगी, अनगिनत, 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 अनगिनत परमेय और अपरमेय संख्या दोनों ही होगी। दो परमेय संख्या के बीच अनगिनत परमेय और अपरमेय संख्या होगी, दो अपरमेय संख्या के बीच परमेय और अपरमेय संख्या अनगिनत होगी, और दो परमेय संख्या के बीच भी अनगिनत होगी, ठीक है, परमेय और अपरमेय दोनों दोनों में, ठीक है। और आगे चलते हैं, दो सम संख्या का गुणनफल लसा गुने मसा। ये आपका सवाल पूछेगा कि जैसे दो संख्या दिया रहे, दो संख्या का गुणनफल गुणनफल दिया रहे और मसा निकालने के लिए कह दे, तो दो संख्या का गुणनफल के जगह पे ये लिख दीजिएगा, लसा के जगह पे लसा लिख दीजिएगा, मसा है तो मसा ही रहने दीजिएगा, और इसको गुना है तो इधर लाइएगा तो भाग हो जाएगा, उसको काट कर जितना आ जाएगा ना उतना मसा आ जाएगा। उसी प्रकार अगर लसा नहीं दिया रहा है, मसा दिया रहा है, गुणनफल दिया रहा है, तो लसों को इसी रहने दीजिएगा, इसका मान डाल दीजिएगा, इसका मान डाल दीजिएगा, इसको इस तरफ लाइएगा तो भाग में चला जाएगा, और इसको काट दीजिएगा तो लसा निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ दे लसा और मसा दिया रहे तो इसको गुना करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है, दो संख्या का गुणनफल लसा गुने मसा। आगे चलिए, दो क्रमांक सम संख्या का मसा क्या होगा, मसा क्या होगा, दो होगा, क्या होगा, दो होगा। कैसे, दो सम संख्या अभी बताए हैं जिसका जोड़ा हो, जैसे 2 4 6 इस सब का जोड़ा हो रहा है ना, 1 3 5 इस सब का जोड़ा हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो ये भी सम संख्या हो जाएगा, ठीक है, और ये सम संख्या हो जाएगा। तो ये जिस सम संख्या जो है उसका दो क्रमागत, यानी एक दूसरे के बाद, एक के बाद दूसरा, जैसे 2 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, इसका मसा हमेशा 2 ही होगा, या 4 या 6 होगा, ठीक है, 4 के बाद 6 होगा, ये 8 और 10 होगा, तो इस सब का मौसा हमेशा 2 ही आएगा। 4 एकम 4 निकाल करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, हमारा जो है 4 ही 2 ही आएगा, इसका भी हमारा 2 ही आएगा। हर हर दो क्रमागत सम संख्या का जो मौसा होगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। और आगे चलते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा अभी बताए थे, भाज्य संख्या हमें कि 4 होता है, क्योंकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दो
एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, किसी अंश से नहीं ना कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वही होगा, ठीक है। एक तो एक खुदे से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। एक और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो दो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होता है और पूर्ण संख्या 0 होता है। जैसा कि मैं बताया हूँ कि सम संख्या अभी बताया हूँ 2 4 6 8 10 स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 से होता है। यानी कि 2 यहाँ 2 को सही, एक को नहीं बांट सकते, काटना पड़ेगा, ठीक है। 2 को रहेगा तो एक एक करके बांट देंगे, सीधा सीधा बंटना चाहिए। कहीं पे भी 40 हो तो 20 20 बढ़ जाएगा, 50 हो 20 20 बढ़ जाएगा, 100 हो 50 50 बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 99 हो तो सीधा सीधा नहीं बांट सकते, किसी एक को ज़्यादा देना पड़ेगा या बीच एक को काटना पड़ेगा, तो काटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है और प्रकृत संख्या में ही 0 आ गया तो पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। 0 से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालने का तकनीक जो है 2 नंबर आपको दिला सकती है और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में दिला सकती है, 2 नंबर सब्जेक्टिव में लघुत्तरी में दिला सकती है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका सूत्र होता है। इसी के माध्यम से देखिए, ए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, सेम वही प्रोसेस है, बस ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आसान बनाने के लिए भाज्य ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इस तरह से बनाया गया है। सूत्र आपको पता चल गया। देखिए, एक शांत और अशांत पहचानने का ट्रिक जो है, जिसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो जाए या टूट के हो जाए, किसी तरह से इतना आ जाए, 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ अगर आ जाए और किसी 3 4 5 के पावर ना आए या कुछ किसी अन्य संख्या ना आए, तो वह शांत होगा। अन्यथा कोई दूसरा आ रहा है तो वो अशांत होगा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1 अगर हर में है तो ये हमारा शांत होगा। और अगर 6 बाई 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 है तो ये हमारा अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा। समझ में आया, ये दोनों समझ में आ गया। तो आगे चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी का लसा निकालने के लिए अगर कह दिया जाए तो हम लोग फंस जाएंगे। क्या, कैसे फंस जाएंगे? हम लोग जानते हैं कि 6 10 का कहे तो निकल जाएगा, 5 7 का कहे तो निकल जाएगा, 8 9 का कहे तो निकल जाएगा। तो ए और बी का कहे नहीं निकल सकता है, ए और बी का बोले तो नहीं निकलेगा। लेकिन हम इसके अभी जो समझेंगे उससे हमारा चुटकी में निकलेगा। कैसे? या देखिए, 5 और 7 7 का लसन निकालेंगे तो इसमें नहीं कुछ से लगने वाला है, तो यहाँ पे हम इस दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 35 हो जाएगा। उसी प्रकार इस दोनों को अलग अलग संख्या है जो कि किसी से नहीं कट रहा है, तो हम इसको भी एक दूसरे से गुना कर दें, ए गुने बी, यानी ए भी हमारा इसका लस हो गया, ए गुने बी हमारा लस आ गया, ये भी हो गया। अब दो संख्या का मौसा एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो संख्या का मौसा अगर एक हो तो उसे सह अभाज्य संख्या, जैसे कि 18 और 25 ले लीजिए, और बहुत सारा होगा, 18 25 हो गया, और कुछ होगा। आज देखिए, 18 और 25 दो संख्या का मौसा अगर हो जाए ना, देखिए इस दोनों का जो मसा हमेशा एक ही आएगा। 18 लिखे और 25, 18 और 25 का मसा निकालेंगे तो एक मतलब 18 यहाँ पे लिखेगा और 7 लिखेंगे यहाँ पे और 18 यहाँ पे उतारेंगे, फिर 2 मरतबे लगाएंगे 14, फिर 4 हमारा शेष बचेगा और इसका 7 उतारेंगे, 4 एकम 4 फिर लगाएंगे, माइनस करेंगे 3 बचेगा, फिर 4 यहाँ पर लिखेंगे, एक मरतबे 3 लगाएंगे, फिर एक यहाँ आएगा 3 आएगा, एक 3 आएगा, हमेशा मौसा क्या आ जाएगा 5। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। समझ में आ गया? जिन दो अभाज्य संख्या का मौसा एक हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और लास्ट सवाल जो है, किसी का पावर 0 है तो हमेशा 1 हो जाएगा। जैसे कि 4 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। जैसे 4 के पावर 0 गुने 9 के पावर 0 अगर सवाल में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में दे देता रहता है, तो इस तरह से अगर आए तो इसको आंख बंद करके 1 मार दीजिएगा। अगर 4 के पावर 0 माइनस 9 के पावर 0 आ जाए तो 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 बच जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, जोड़ में है या गुना में है या भाग में है, तो उसी ढंग से आप एक एक समझ करके काम कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, जो कि थोड़ा देखते हैं किस तरह का। तो हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो बहुपद है।
बहुपद का क्या क्या सूत्र है जो याद रखने योग्य है और जो कि आपको एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा नंबर दिलाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहला में लिखा हुआ है एक घात वाले रैखिक बहुपद, दो घात वाले द्विघात बहुपद, तीन घात वाले त्रिघात बहुपद, चार घात वाले चतुर्घात बहुपद कहलाती है। एक घात वाले रैखिक बहुपद, दो घात वाले द्विघात बहुपद, तीन घात वाले त्रिघात बहुपद, चार घात वाले चतुर्घात बहुपद कहलाती है। और देखिए मतलब कहने का मतलब घात जो होता है किसी के पावर एक रहता है ना, उसको घात, ऊपर जो पावर रहता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पावर जो हुआ यानी x के पावर एक हुआ तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, प्लस कुछ रहे इस प्रकार से। तो रैखिक बहुपद और दो घात रहे तो द्विघात, तीन घात रहे त्रिघात, चार घात रहे चतुर्घात, ठीक है। ऐसे करके हम रैखिक बहुपद यानी बहुपद को पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है। सबसे अधिक अगर पावर 4 है तो चतुर्घात है, सबसे ज़्यादा पावर अगर 3 है तो त्रिघात है और सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो द्विघात है। पावर में जितना सबसे ज़्यादा रहे वही हमारा वही बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो है ए एक्स प्लस बी होता है, यानी कि ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस बी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके पावर में क्या है, एक है, क्या है इसके पावर में एक है, यानी एक लिखाता नहीं है, किसी के पावर में एक रहता है तो लिखाता नहीं, यानी इसके पावर में एक रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए बी सी को ध्यान में मत रखिए, ठीक है। इसको रखिए कि एक्स के पावर 2 है, एक्स है, एक्स के पावर 1 है और इधर कुछ नहीं है। तो हमको सबसे ज़्यादा पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यानी कि कौन सा बहुपद होगा, कौन का किसका व्यापक रूप होगा, तो द्विघात बहुपद का, ठीक है। 2 सबसे ज़्यादा पावर है। इसी पर त्रिघात बहुपद में भी जो है एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1 और डी है। तो सबसे ज़्यादा एक्स के पावर कितना है, 3 है। तो हम लोग का भी हो जाएगा ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, समझ गए। आगे चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का यह अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग प्रश्न में आएगा आपको कि शून्यकों का योग ज्ञात करें या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, ऐसे करके आएगा। तो शून्यकों का योग होगा तो माइनस बी बटा ए। जैसे कोई भी बहुपद रहे, जैसे यही बहुपद है, मान के चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अगर आपको पता नहीं, देखिए यहाँ पर बी है ना, इसके जगह पर अगर कितना भी रहे ना तो बी के जगह पर रहेगा, ठीक है। इसके जगह पर कितना भी रहे तो ए के जगह पर रहेगा, यहाँ पर जितना भी रहे वो सी के जगह पर रहेगा, इतना तो समझ गए। और सी वाला यूज होगा कि आपको यहाँ पे, ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा यानी सी बटा ए, ठीक है। यही सी बटा ए कर दीजिए, सी की जगह पर जितना रहेगा उतना भागा एस ए के मान पर जितना रहेगा उतना से भाग कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा, ठीक है। यानी ये शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल, समझ रहे हैं ना। यानी कि इसी को ऐसा सूत्र पर हम लोग को बिठाना रहेगा, ठीक है। ऐसा सवाल दे सकता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहेगा, जैसे यही नहीं पता रहेगा, ठीक है, बहुपदे पता नहीं रहेगा, ठीक है, और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो हम लोग आसानी से बहुपद निकाल सकते हैं इस सूत्र से, ठीक है। इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। और पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो ये आपको बचपन में ही पढ़े होंगे कि इसका मतलब है कि पी एक्स भाज्य हो जाएगा, जी एक्स भाजक हो जाएगा, क्यू एक्स भागफल हो जाएगा और आर एक्स शेषफल होगा। तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, इतना तो पढ़े होंगे। तो वही बात है, यहाँ पे वही सूत्र है जो कि आपको इसमें काम आने वाली है। जब अल्फा ए बाई डी बराबर नहीं बी बाई सी हो तो ये कितने हल होंगे, ठीक है। तो एक ही हल होंगे। यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पे है ए और डी और बी और सी, तो आप
ऐसे करके जो शून्य का जो रहता है, मान के चलिए बहुपद है 2x² प्लस 2x+2, इस तरह से अगर बहुपद है, और एक और है 6x, या इस तरह से ही मान लीजिए 2x या y प्लस बराबर 2 और 4y बराबर 3, तो यह ऐसा सवाल रहेगा और कहेगा कि इसमें जो है कि कितने हल होंगे, ये कौन सा होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा कि संगत होगा। तो इसी के लिए हमारा ये 3 सूत्र है सो बना हुआ है। तो इसमें समझिएगा ABC और DEF मानिए तब, या A1 और A1 और A2 और B1 और B2 और C1 और C2, इस प्रकार से मानिए। तो अगर आप मानेंगे ABCDEF तो ये भी होगा, लेकिन अगर आप मानते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, अगर इसको मान रहे हैं दोनों बहुपद को, तो उस तरह से आपको इसमें बैठाना पड़ेगा कि A1 यहाँ लिखना होगा बट्टा में A2 लिखना होगा, ठीक है, B1 यहाँ लिखना होगा और नीचे B2 लिखना होगा। तो हम इसी प्रकार से समझ लेते हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि ABCDEF आपको लिख लेना, समझ लेना है ABCDEF। तो यहाँ पे A/D बराबर नहीं होगा B/C के, A/D बराबर नहीं होगा C/D के, ठीक है, इसके बराबर नहीं होगा B/C के, B/C के अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ही हल होगा और ये अविरोधी होगा। जब एक हल होगा, किसी के सामने कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा तो कल लड़ेगा, मतलब एक अकेले आदमी कोई लड़ता है नहीं ना, लड़ता है, लड़ने वाला सामने तो कोई एक रहना चाहिए ना। तो इसीलिए कि एक, जब ये एक हल होगा तो अविरोधी होगा और संगत होगा, अपने अपने बारे में ही रहेगा, एक ही रहेगा संगत, अपने साथ ही रहेगा, अकेले कोई नहीं रहेगा उसके साथ, संगत में कोई नहीं रहेगा, ठीक है, संगत होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, जब A/D बराबर B/C बराबर C/F, अगर तीनों बराबर आ जाए, A/D बराबर B/C बराबर C/F, तब सब के सब बराबर, सब दो से अगर रहेगा, सब बराबरे रहेगा, दो से रहेगा, तो दोष रहेगा तो अनगिनत हो जाएगा ना, अनगिनत दोष बनते जाएगा, सब दो से है, दो से है, दो से, हाँ। तो इस प्रकार से अनेक हल हो जाएगा और युग्म जो होगा वो आश्रित होगा, एक दूसरे से दोस्त चलना है, यहाँ पे चलोगे, ये काम है, वो काम है, तो एक दूसरे पर आश्रित रहेगा और संगत रहेगा, ये सब भी एक साथ रहेगा, ठीक है ना। वो अकेले भी अकेले रहता है, संगत रहता है, ठीक है, पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी सब एक साथ ही रहेगा, सब दोष है। अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तब पर भी संगत, और एक हल होगा तब पर भी संगत, और ये होगा अविरोधी, ये होगा आश्रित, एक दूसरे पे आश्रित होगा। जब अनेक होगा तो एक दूसरे पे आश्रित होगा, कहीं कोई काम नहीं करता हो, कोई काम करता हो तो एक दूसरे पे आश्रित है। और आगे चलिए, जब A/D बराबर B/C बराबर नहीं C/F, तब कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे समझिए, A/D बराबर B/C बराबर C/F, जैसे कि दो दोष है मिला हुआ और तीसरा दोष नहीं मिलना चाह रहा, तीसरा दोष बराबर में नहीं है, तो ये सब भी तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, जब तक तीनों दोस्त नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा नहीं ना, तो ये कोई हल नहीं होगा, तब कोई हल नहीं होगा, ठीक है, तब कोई हल नहीं होगा, यानी ये युग्म जो होगा विरोधी होगा, क्योंकि ये एक दोनों से बातचीत नहीं चल रहा है, दोनों से झगड़ा चल रहा है। दो आदमी से अगर झगड़ा चल रहा हो, एक तरफ दो है और एक तरफ एक है, तो झगड़ा चल रहा है, उसमें बोला भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा और ये विरोधी होगा, एक दूसरे के विरोधी होगा, ये असंगत होगा। जब ये दोस्ती खत्म तो असंगत होगा, संगत में रहेगा नहीं ना, रहेगा, एक साथ रहबे नहीं करेगा, तो इसलिए ये असंगत हो गया। और देखिए, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, ये पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, ऊपर वाले अगर बट्टा में ऊपर रहे
तो वो अंश हो जाता है, नीचे वाले को हर कहते हैं। किसी बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है। किसी भी बहुपद का घात ये पूर्ण संख्या ही होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो हम वास्तविक संख्या में हम बताए हैं कि पूर्ण संख्या एक से शुरू होने वाली गिनती की सभी, जीरो से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आया? और यहाँ पर ये सूत्र है जो कि आपको बहुपद बनाने में बहुत सारे जगह पे ये सूत्र को यूज करना पड़ेगा इसी रूप में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का यही सूत्र है, बस स्पेलिंग जो है चेंज कर दिया गया है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। इसी प्रकार से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुपद पहचानने का ट्रिक वीवीआई है, वीवीआई है, वीवीआई बहुपद पहचानने का ट्रिक है, जो कि चर मान रूट में नहीं होना चाहिए। चर मान का मतलब यहाँ पे देख लीजिए चर मान क्या है। चर मान क्या है, ए बी सी डी से जेड तक जो भी है इंग्लिश का स्पेलिंग ए टू जेड, वो सारा चर मान है। अचर मान यानी कि 1 2 3 4 5 अचर मान, ठीक है। अचर मान जो है 1 2 से अनंत तक है, इसका सीमा नहीं है, ठीक है। और चर मान ए बी सी डी जेड तक है। इसको कैसे याद करेंगे, तो अचर, अचर कहने का मतलब है कि उसका कोई सीमा नहीं है, उसका जो है गिनती ही नहीं है, उसके पास बहुत सारा मान के चलिए चर, चर मतलब आप समझिए चर का मतलब कि खाना समझ लिए, गाय भैंस का खाना चर रहा है, चर रहा है, ये सब समझ रहे हैं ना, चर रहा है। तो इस प्रकार से चर जो है, गाय भैंस के लिए बहुत सारा खाना डाला हुआ है, अनगिनत खाना डाला हुआ है, तो कहीं चरने जाएगा बाहर, नहीं ना जाएगा। तो चर मान कौन हो जाएगा, अनगिनत, यानी 1 से अनंत तक का। अनगिनत मतलब अनंत तक, 1 से अनंत तक, ठीक है। और चर मान उसको तो ए से जेड तक है, फिर अगर खाना सीमित है तो चरने जाना पड़ेगा ना बाहर, इसलिए चरमान क्या हो जाएगा, ए से जेड तक हमारा चरमान हो जाएगा। समझ गए? इतना आसान तरीका से हम समझाएं, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। और यहाँ पे देखिए ये रूट में चरमान नहीं होना चाहिए, ए से जेड तक कोई भी वर्ड रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बहुपद नहीं होगा, अगर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा निम्न में कौन बहुपद है, तो आपको देखना है कि किसमें रूट में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, वो पहले ही छाट दीजिएगा। दूसरा में देखना है चर मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर मान यानी 8/2x प्लस वाई, इस तरह से अगर किसी बहुपद में है तो ये बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में है तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक। उसके बाद चर मान पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर में भी माइनस नहीं है, पावर में सिर्फ पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से अनंत तक, 0 से शुरू मतलब सभी गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका भी जितना भी क्वेश्चन आएगा वो बनाइएगा। सिर्फ इसमें बच गया हुआ है कि त्रिघात बहुपद का 2-3 जो सूत्र है जो बच गया हुआ है, जो कि हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो अगला हमारा जो चैप्टर है वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमारा जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, तीसरा नंबर चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर पहला हम लोग को देखते हैं कि क्या है, पहला क्या है। तो ये देखिए पहला नंबर है कि जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 5x² प्लस 2y बराबर 0, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। समझ में आया, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है और ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा,
ठीक है। और विवेचक, विवेचक यानी कि डी, विवेचक यानी कि डी, डी निकालने का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा विवेचक निकालने का सूत्र है, जो कि हमको बहुत बार प्रयोग करना पड़ेगा इस चैप्टर में। और द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए कहे तो या आप माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a सूत्र के मदद से आप लोग बना सकते हैं, यानी मतलब कि इस तरीका से बनाइए या इस तरीका से बनाइए, बात दोनों सेम है, बस इसका मतलब है कि डी पहले आपको निकालना पड़ेगा और तब जा कर के ये सूत्र लगाइएगा। अगर डी नहीं निकाले हैं, सिर्फ ये मूल ही निकालना है, विवेचक नहीं निकालना है, सिर्फ मूल ही निकालना है, तो आप इस सूत्र पे जा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो इस सूत्र को भी हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। और देखिए, जब d बराबर 0 यानी मूल हमारा जो है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, समान होगा। बराबर होगा, यहाँ देखिए बराबर होगा, जब ये बराबर होगा तो समान होगा, एक समान होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से जब बड़ा होगा, जिस तरफ मुँह रहता है वो उस तरफ बड़ा रहता है, जिस तरफ छोटा रहता है वो छोटा रहता है। ये छोटा 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ये 0 से बड़ा जब भी होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। बड़ा तो है, ये है वास्तविक है, बड़ा है, लेकिन ये दोनों असमान हो गए, एक बराबर नहीं न होगा, नहीं होगा। 0 से बड़ा होगा एक और 0 बराबर नहीं होगा, 1 4 बराबर नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये समझ गए। और आगे चलिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा होगा 0, यानी कि 0 से छोटा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो उस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। मूल डी यानी विवेचक हमारा 0 से ऊपर ही आना चाहिए, 0 से नीचे आएगा तो हमारा वास्तविक नहीं होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आगे चलिए, यदि हमें दो लगातार सम और विषम संख्या लेना हो तो हमें इस चैप्टर में बहुत सारी जगह पे दो लगातार सम संख्या, विषम संख्या या लगातार संख्या लेना होगा। इसी के लिए आसान के लिए आप लोग को सूत्र में ही हम लोग ये बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लेना है कि x तब x प्लस 2 और फिर x प्लस 4 फिर x प्लस 6, इस तरह से हम लोग को लेना है। ठीक है, और आगे जो है, यदि हमें लगातार संख्या लेना हो तो किस तरह से लेंगे, तो x प्लस 1 x और x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पर एक कुछ सूत्र लिखे हैं बीजगणित का, अलजेब्रा का, जो कि इसी चैप्टर में यूज होता है अधिकांशतः। तो यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन a प्लस बी का मतलब क्या है कि a प्लस बी को 2 बार गुना आपस में, है ना, यही मतलब है ना। उसका सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। इसका भी जरूरत पड़ सकता है जबकि बट्टा में a प्लस बी दिया रहे और ऊपर इस तरह से रहे, तो आप एक काट सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। और यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जिस तरह से a प्लस में था वैसे ही इस माइनस में भी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये सूत्र वीवीआई सूत्र है, जो कि बहुत बार आपको प्रयोग करना पड़ेगा हर एक चैप्टर में। इसी चैप्टर में, हर एक चैप्टर में आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका प्रयोग हर एक चैप्टर में होने वाली ये वीवीआई अलजेब्रा का सूत्र है, जो कि निश्चित रूप से याद होना चाहिए। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, समझ गए। और तो अगला चैप्टर की ओर हम लोग अब चलना चाहेंगे और चलते हैं अगले चैप्टर। हमारा अगला जो चैप्टर है वो चौथा नंबर है, समांतर श्रेणी एपी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कि एपी का पहला पद क्या कहलाता है, एपी का पहला पद ए कहलाता है। ठीक है, एपी का पहला पद क्या कहलाता है, ए पहला पद ए कहलाता है। ठीक है, एपी में पदांतर या सार्वंतर को डी कहते हैं, एपी में पदांतर को
या सार्वंतर को डी कहते हैं, पदांतर रहे तब या सार्वंतर रहे, दोनों एक ही है। और डी भी वही उसी को कहते हैं इंग्लिश में। और आगे देखिए, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वंतर हमारा क्या है? डी है। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर क्या है? डी है। तो डी डी हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 माइनस A1। उसके बाद देखिए, किसी अनुक्रम का पद किसी नियम के तहत लिखा जाता है तो उसे एपी कहते हैं। यानी कि एपी कौन सा होता है? जो किसी क्रम में लिखा रहे, गुना में, जोड़ में, भाग में, किसी भी क्रम में लिखा होना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया जो भी कुछ भी लिखा गया हो वो हमारा एपी कहलाएगा। नियम के अनुसार लिखा रहना चाहिए बस, ठीक है। तो आगे एपी का व्यापक रूप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D, इस तरह से आगे तक चलता रहेगा। आगे चैप्टर में कुछ सवाल आएगी जो कि कही जाएगी कि लगातार 5 पद तक एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें से आपको ए दिया रहेगा और डी दिया रहेगा। तो उसी के आधार पे हम लोग कितना भी तक आप निकाल सकते हैं और हम निकाल सकते हैं इसी के माध्यम से, ठीक है। और आगे है टीएन दीजिए या एएन दीजिए, ठीक है। टीएन या एएन दोनों बराबर ही होता है। तो एएन एपी निकालने का सूत्र क्या होता है? एपी निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एन पदों की संख्या है। एन क्या है? हमारा पदों की संख्या है। एन पदों की संख्या है। और आगे देखिए एस एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ एल अंतिम पद है। एस एन मतलब कि एपी का योग, इसमें एपी समांतर श्रेणी निकालना है, ठीक है। श्रेणी इस तरह से निकलता है और उसका योगफल इस तरह से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी है योगफल निकालने का तरीका है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ एसएन है, एसएन दोनों योगफल निकालने का तरीका है। जहाँ पर अगर अंतिम पद दिया रहे तब पर भी निकल सकता है, जिसमें इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। और जिसमें सिर्फ एल नहीं दिया रहे और एन हमको पता रहे तो आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको इस तरह से याद करना है, जो कि वीवीआई जो इससे पूरा चैप्टर इसी के आधारित है। यही पे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कुछ ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा भारी चीज़ कुछ है नहीं। तो इसीलिए यही सूत्र, जहाँ पर एसएन को योगफल कहते हैं, एसएन को क्या कहते हैं? योगफल कहते हैं, इसको योगफल कहते हैं। अगर किसी एपी का योगफल निकालने के लिए कहे तो ये सूत्र यूज करेंगे, अन्यथा ये सूत्र यूज करेंगे। और उसके बाद मध्य पद कहीं कहीं पूछ देता है। तो मध्य पद देखिए, अगर मध्य पद कहने का मतलब 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से अगर है, जिसमें कि आपको 5 ठो है, अगर 6 ठो रहा 6 तो 16, तो इसमें क्या करना है कि बीच वाले को ले लेना है, 2 गो इधर से 2 गो इधर से छांट करके, और इस दोनों को ले लेना है 10 + 12 और बट्टा में 2 दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 22 बटा 2 यानी कि 11। हमारा मध्य पद कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से हम a+b/2 का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। अगला हमारा जो है माध्य, माध्यक और बहुलक है, जो कि सांख्यिकी है। तो हमारा 5वां नंबर चैप्टर यही है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य का पहले हम लोग देख लेते हैं। यदि हमें माध्य निकालना हो तो हम निम्न बात लिखते हैं। कौन कौन बात लिखते हैं? तो पहले तो वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग चिन्ह लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, और बारंबारता एफ होता है, एफ जहाँ पे रहता है बारंबारता होता है। तो इसी को जोड़ने पे, बारंबारता को जोड़ने पे सिग्मा एफ प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि सूत्र में हमारा प्रयोग होगा। और एफ एक्स एफ को जोड़ने पर हमारा सिग्मा एक्स एफ प्राप्त होता है, जो कि साइड में लिखा रहता है। माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ
जो कि हमारा ये नॉर्मल इस सूत्र, इसका सूत्र हो गया, जो मेन सूत्र हो गया। और ये सूत्र हुआ कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य इस तरफ से भी निकल सकता है कि आंकड़ों का योग, यानी जितना भी दिया रहे 6 7 8 9 10, उस सब को जोड़ दीजिए और जितना जितना है ना जाएगो उतना नीचे लिख करके भाग दीजिए, कट के जितना आएगा उतना ही माध्य हो जाएगा। ठीक है। और एक और है माध्य। माध्य बराबर होता है चर गुने बारंबारताओं का योग, चर गुने बारंबारताओं का योग बटा कुल बारंबारता। ठीक है। माध्य का एक ये भी है, ये भी सूत्र है। और यहाँ पे देखिए एक और है, यहाँ पे आंकड़ा सम हो तो माध्य कैसे निकालेंगे। अगर सम का मतलब है कि 1 2 3 4 गिनती में सम होना चाहिए, 4 6 8, सम संख्या पता है ना, 0 2 4 6 8, जो कि जोड़ा हो। ठीक है ना, दो भाग में बंटने वाला थे, इसको दो को एक तरफ, दो को एक तरफ बांट सकते हैं। तो उस तरीका में दोनों बीच का जोड़, दोनों के बीच का जोड़, दोनों के बीच का जोड़, ठीक है, दोनों के बीच का जोड़, और दोनों के बीच का जोड़ और बट्टा में दो, दो से भाग देने, यानी 7 जोड़ 8 बराबर बटा 2, यानी कि 15 बटा 2। ठीक है, यानी 7 पॉइंट कितना होगा 5, 7.5 इसका माध्य हो जाएगा। और इसी को इस सूत्र पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, 6 + 7 + 8 + 9 बाई 2, 13 7 6 13, हाँ 13 बटा 2, तो जब 4 1 2 3 4 4 है ना, 4 लिखेंगे, 4 से काटेंगे तो हमें 15 बटा 2 आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, समझे, इस तरह से हमारा इतना ही आंसर आएगा। तो सम रहे तो आसान तरीका से ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। तो मैं ये समझा दिया, और अगला जो है हमारा माध्यक, उसकी ओर हम लोग चलेंगे।